नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर और आगे बढ़ने से पहले एक रुख सुर्खियों की तरफ। बिहार के जमुई में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे एनडीए के लिए चुनाव प्रचार। चिराग पासवान के करीबी अरुण भारती का महागठबंधन की अर्चना रविदास से है मुकाबला। पश्चिम बंगाल में भी चढ़ेगा चुनावी पारा। कूच बिहार में प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी की होगी रैली। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सीपीआईएम आज जारी करेगी अपना चुनावी घोषणा पत्र। बीजेपी घोषणा पत्र समिति की बैठक भी आज। तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में बांट रहे हैं 8 करोड़ परिवारों को गारंटी कार्ड्स। दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज नामांकन भरने का आखिरी दिन। हेमा मालिनी समेत कई प्रत्याशी भरेंगे पर्चा। पप्पू यादव भी महागठबंधन के खिलाफ पूर्णिया में आज भरेंगे नामांकन। कांग्रेस के सी वेणुगोपाल केरल के अलप्पाजा से भरेंगे पर्चा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका। तेज तरार प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने सभी पदों और पार्टी की सदस्यता से दिया इस्तीफा। वहीं पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित संजय निरुपम आज अपने नए कदम का करेंगे ऐलान। कैंसर के मरीजों के लिए देश में शुरू होगी आज पहली घरेलू जीन थेरेपी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आईआईटी बॉम्बे में करेंगी शुरुआत। शराब नीति केस में बीआरएस नेता के कविता की जमानत पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी बहस। 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है के कविता। और आईपीएल में आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस की पंजाब किंग्स के साथ भिड़ंत। अंक तालिका में गुजरात टाइटंस 5वें स्थान पर, वहीं पंजाब किंग्स 8वें स्थान पर। और खबरों में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में जमुई से चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। जमुई में होने वाली सभा से बिहार में एनडीए के चुनावी रैलियों की शुरुआत हो जाएगी। जमुई में हो रहे एनडीए के इस पहले चुनावी सभा में सभी घटक दलों के बड़े नेताओं के मौजूद रहने की संभावना है। जमुई सीट पर चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती के सामने राष्ट्रीय जनता दल की अर्चना रविदास की चुनौती होगी। आज की जनसभा से पहले चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और जमुई के लोगों के लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री इस निर्वाचन क्षेत्र से बिहार में अपना प्रचार अभियान कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला बिहार दौरा है। भाजपा बिहार की सभी 40 सीट समेत 400 से अधिक सीट जीतने के राजग के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जमुई में रैली से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, लोकसभा चुनाव में बिहार की भूमिका इस बार भी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ के मेरे परिवारजनों ने राज्य की सभी सीटों पर बीजेपी एनडीए उम्मीदवारों को जिताने का संकल्प लिया है। आज दोपहर करीब 12 बजे जमुई की जनसभा में जनता जनार्दन से संवाद का सुअवसर मिलेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में एनडीए के 40 की 40 सीट जीतने की उम्मीद जताई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार की 40 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और 40 सीट पर मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। इसलिए आज प्रथम दौरा है, हम उनका स्वागत भी करते हैं बिहार की धरती पर। और बिहार आए और बिहार की जनता इस बार मन बना चुकी है 40 की 40 सीट देने का।
लोकसभा चुनाव को लेकर सभी नेताओं ने पूरी ताकत झोंक रखी है। पश्चिम बंगाल में आज का दिन काफी अहम होगा क्योंकि कूच बिहार में प्रधानमंत्री और राज्य की सीएम ममता बनर्जी आमने सामने होंगी। इस निर्वाचन क्षेत्र में दोनों नेताओं की आज बड़ी रैली है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी जहां करीब 1 बजे कूच बिहार में एक रैली को संबोधित करेंगी, वहीं प्रधानमंत्री का दोपहर करीब 3 बजे एक विशाल रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है। बीजेपी और टीएमसी के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन गई, इसलिए दोनों दल जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। बीजेपी की ओर से दोबारा लोकसभा उम्मीदवार बने मौजूदा सांसद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक का प्रतिद्वंदी के रूप में मुकाबला तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और सिताई के मौजूदा विधायक जगदीश वर्मा बसुनिया से है। प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं कूच बिहार के लोगों के बीच जाकर उन्हें संबोधित करने के लिए उत्सुक हूं। आज दोपहर करीब 3:30 बजे एक रैली को संबोधित करूंगा। वहां के लोगों ने हमारे विकास के एजेंडे का भरपूर समर्थन किया और मुझे विश्वास है कि वे फिर से भाजपा में अपना विश्वास जताएंगे। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी आज नई दिल्ली में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। सीपीआईएम अपने 3 भागों में वर्गीकृत घोषणा पत्रों में किसानों के मुद्दे, आर्थिक संकट, समाज के कमजोर वर्ग की सुरक्षा, बेरोजगारी के साथ साथ भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों को सुनिश्चित करने जैसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल करेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की घोषणा पत्र समिति की आज दूसरी बैठक होगी। पहली बैठक में केंद्र में सरकार के विकसित भारत का एजेंडा और उसकी रूपरेखा के मद्देनजर चर्चा की गई थी। आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी का संकल्प पत्र तैयार करने के लिए बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में समिति बनाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संयोजक और पीयूष गोयल को सह संयोजक बनाया गया। बीजेपी को अपने मिस्ड कॉल सेवा के माध्यम से 4.25 लाख से अधिक सुझाव मिले। नमो ऐप पर लगभग 1.5 लाख से ज्यादा सुझाव मिले। पिछली बैठक में 2047 तक विकसित भारत के मद्देनजर अहम मुद्दों पर चर्चा की गई थी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन। इस चरण में बाहरी मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के साथ 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। बाहरी मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र के एक हिस्से में पहले चरण में मतदान होगा। केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8, मध्य प्रदेश की 7, असम और बिहार की 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटों पर इस चरण में वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में भी इस चरण में मतदान होगा। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नामांकन की जांच 5 अप्रैल को होगी। जम्मू कश्मीर में 6 अप्रैल को पर्चों की जांच की जाएगी। मथुरा से मौजूदा सांसद और बीजेपी की प्रत्याशी हेमा मालिनी आज चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और नामांकन से पहले एक जनसभा भी होगी। हेमा मालिनी यहां से लगातार 2 बार से चुनाव जीत रही हैं। तीसरी बार भी बीजेपी ने हेमा मालिनी पर ही भरोसा जताया है। कांग्रेस ने कल ही मथुरा लोकसभा क्षेत्र से मुकेश धनगर को उम्मीदवार बनाया। वो आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। बीएसपी ने मथुरा से सुरेश सिंह को खड़ा किया। मथुरा से हेमा मालिनी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे मुकेश धनगर कह रहे हैं कि वो यमुना के बेटे और जीत उन्हीं की होगी। जब भी चुनाव आते हैं, जब वो यमुना की बात करते हैं, यमुना की अप्रैल की बात करते हैं, मैं एक किसान का और एक मजदूर का बेटा हूँ। तो यमुना जी का पूजन होगा, ये दृढ़ संकल्प लूंगा, क्योंकि मैं यमुना पुत्र हूँ। मैं तब तक, ब्रजवासियों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उस यमुना के घाट से तब तक नहीं लूंगा जब तक उस यमुना के लिए सरकार कोई ना कोई प्रावधान नहीं करेगी। कर्नाटक के मांड्या निर्वाचन क्षेत्र से जेडीएस उम्मीदवार एचडी कुमारस्वामी ने अपना नामांकन दाखिल करने से पहले श्री अर्केश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। इससे पहले उन्होंने पार्टी अध्यक्ष और अपने पिता एचडी देवेगौड़ा से मिलकर आशीर्वाद प्राप्त किया। कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर चुके पप्पू यादव की जिद कहें या फिर उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा,
उन्होंने पूर्णिया संसदीय क्षेत्र को हाई प्रोफाइल बना दिया। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी महागठबंधन के दो बड़े दल हैं और आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती के पूर्णिया में नामांकन दाखिल करने के बावजूद पप्पू यादव पूर्णिया छोड़ने को राजी नहीं हैं। आज वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ऐसे में हर किसी की नज़र कांग्रेस पर टिकी है। अगर पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पूर्णिया से नामांकन करते हैं तो कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? पप्पू यादव के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर नजर डालें तो 16 घंटे पहले उन्होंने लिखा है कि प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया। कल जन नामांकन में सब आशीष देने आए। पूर्णिया के सम्मान में आपके आशीर्वाद से पप्पू यादव मैदान में हैं। वहीं प्रणाम पूर्णिया से लोग इतने चिढ़े हुए हैं कि वो कुछ भी कह सकते हैं और मेरी मां पूर्णिया 26 अप्रैल को उनकी जमानत जब्त कर जवाब देंगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आज केरल के आलपुझा से लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। केसी वेणुगोपाल ने केरल के आलपुझा से अपने नामांकन पत्र को दाखिल किया आज। तो दूसरे चरण के नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए आज आखिरी दिन है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मध्य प्रदेश की 7 सीटों के लिए नामांकन पत्र जमा करने का आज अंतिम दिन। कल 33 अभ्यर्थियों ने 46 नामांकन पत्र जमा किए। इसमें रीवा से भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्र के अतिरिक्त एक अन्य जनार्दन मिश्र भी शामिल हैं। दमोह में भारत आदिवासी पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवारों ने भी नामांकन पत्र जमा किया। सतना सीट से 9 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र जमा किए हैं। बैतूल और नर्मदापुरम सीट से भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार नामांकन पत्र जमा करा चुके हैं। खजुराहो में भाजपा प्रत्याशी विष्णुदत्त शर्मा का नामांकन पत्र जमा हो चुका है। यहां से सपा उम्मीदवार मीरा दीपक यादव आज नामांकन जमा करेंगी। बीजेपी उम्मीदवार आज होशंगाबाद और बैतूल लोकसभा सीट से नामांकन भर रहे हैं। टीकमगढ़ में कांग्रेस ने पंकज अहिरवार को प्रत्याशी घोषित किया, पर पार्टी ने अरविंद खटीक का भी नामांकन पत्र जमा करवाया। वहीं बीजेपी से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने नामांकन जमा किया है। तो दूसरे चरण के लिए जारी नामांकन पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता ऋषि कुमार जुड़ गए हैं। ऋषि, दूसरे चरण के जो नामांकन पत्रों को भरने की प्रक्रिया है उसका आज जो है वो अंतिम दिन है। ऐसे में अगर हम तुलना करें पिछले साल से और साथ ही साथ देखें तो कौन सी ऐसी अहम तमाम जो राज्य हैं जिससे आज नामांकन दाखिल होना है? देखिए, हम जानते हैं कि जो नामांकन के लिए जो दूसरा चरण है जिसमें कि 88 सीटें हैं और 12 राज्य हैं, और अगर मणिपुर की जो सीट है, एक सीट जिस पर कि 2 चरणों में चुनाव होने हैं, पहले और दूसरे चरणों में, तो 13 राज्य हो जाते हैं। इन सभी इलाकों में अगर हम देखें तो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो आज समाप्त हो रही है। और इस प्रक्रिया के तहत हमने देखा है कि तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में आ चुके हैं और आज वो आ भी रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी हो रहा है, ख़ासतौर से जो INDIA गठबंधन है उसमें जो सीटों को बदलना, ख़ासतौर से अगर हम बात करें इस समय मेरठ सीट काफ़ी गरमा चुकी है और वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अपने तीसरे उम्मीदवार को सिंबल देने के बाद वहाँ पर स्थिति को बहुत ज़्यादा पेचीदा कर दिया है। और अभी अभी जिस तरीके से जानकारी प्राप्त हुई है कि वो योगेश वर्मा अपनी पत्नी के लिए वहाँ से सिंबल लेकर लखनऊ से लौटे हैं। यानी कि एक जो जद्दोजहद और कवायद है जो आखिरी क्षण तक किसी भी तरीके से सीट हासिल करने की और नामांकन करने की, ये जो कवायद है ये इस बार के चुनाव में बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो चुकी है और इससे करीब करीब हर एक जो दल है वो जूझ रहा है। ख़ासतौर से इसमें देखें जो समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश में कुछ ज़्यादा ही सीटों की जो अदला बदली है वो देखी गई है। अगर हम बात करें ऐसे इलाकों में, ख़ासतौर से केरल है, इसमें महाराष्ट्र है और दूसरा हम असम है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, इन सभी इलाकों में जो उम्मीदवार हैं वो अपने अपने भाग्य की आजमाइश कर रहे हैं। कई बार ये भी देखने को मिल रहा है कि कोई शाम को किसी के साथ है तो सुबह किसी और के साथ है, क्योंकि ये दौर ही ऐसा है। बिल्कुल, जब हम नामांकन की जो तिथि आती है और ख़ासतौर से अंतिम तिथि होती है उस इलाके में नामांकन दाखिल करने की, तो जो हार्ट बीट है वो सियासी दलों की बढ़ी हुई होती है
अपने अपने नेताओं को रोकने की और एक चीज दूसरे और पक्ष भी के हमने नेताओं को देखी लाने है की। ऋषि, क्योंकि जी। आप तो लगातार इस तरह की चुनावी प्रक्रिया को काफी वर्षों से कवर करते रहे, वरिष्ठ सहयोगी हैं हमारे, कि जब भी नामांकन प्रक्रिया होती है, चाहे आखिरी दिन हो या फिर उससे पहले की बात की जाए, तो शक्ति प्रदर्शन भी दिखाया जाता है। जो तमाम दिग्गज अपने चुनावी ताल ठोक रहे हैं अलग अलग राज्यों से, उनके साथ एक शक्ति प्रदर्शन का हमने हमेशा से वो एक चित्र देखा है, वो कितना अहम हो जाता है। हालांकि चुनाव आयोग को उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करवाना है। बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग का उद्देश्य निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना है और लेवल प्लेइंग फील्ड को भी बना के रखना है। इस मामले में चुनाव आयोग की तरफ से साफ दिशा निर्देश हैं कि एक अमुक स्थान से आगे भीड़ नहीं जा सकती है और एक प्रत्याशी के साथ जो लोगों के जाने की जो संख्या है वो तय है, गाड़ियों की संख्या है वो तय है। लेकिन उससे पहले का भी एक इलाका होता है जहां पर सड़कों पर ये प्रदर्शन दिखाई देते हैं और जो आजमाइश दिखाई देती है कि कौन किसके साथ है। इस बार हमने देखा है कि खासतौर से भारतीय जनता पार्टी ने भी एक नई रणनीति के तहत अपने उम्मीदवार जो कि हाई प्रोफाइल उम्मीदवार हैं उनके साथ, जो राज्य में जिनकी सत्ता है और जो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या बड़े नेता हैं, उनको उनके साथ शामिल किया जा रहा है कि आप जाइए और उनका नामांकन दाखिल करवाइए। इसी कड़ी में हम देखें तो आज मथुरा में हेमा मालिनी जब अपना नामांकन दाखिल करेंगी तो योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो उनके साथ रहेंगे। इसी तरीके से मेरठ की सीट पर उप मुख्यमंत्री साथ में थे जब बीजेपी उम्मीदवार वहां पर अपना नामांकन दाखिल करने आए। इसी तरीके से हमने राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी यही देखा कि वहां पर मुख्यमंत्रियों के द्वारा सहयोग के माध्यम से जो नामांकन की प्रोसेस है, खासतौर से जो उनके स्टार उम्मीदवार है उनके लिए ये प्रक्रिया अपनाई गई है, जो ये बताती है कि किस तरीके से चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइमलाइट किया जा सकता है और जनता के बीच में मैसेज दिया जाता है कि राज्य की इकाई और जो लोकसभा चुनाव की जो उम्मीदवार हैं उन दोनों में किस तरीके से सामंजस्य है। तो ये एक रणनीति खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिखाई दी है। वही दूसरी ओर हमने देखा है कि दूसरे दलों के जो नेता हैं वो भी कोशिश करते हैं, लेकिन अभी उनकी तरफ से ऐसा कुछ खास दिखा नहीं है, क्योंकि अभी तो वहां पर जद्दोजहद इस बात की है कि किस सीट पर कौन सा उम्मीदवार हो। हमने तो यहाँ तक देखा है कि एक सीट पर 3-3 उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर देते हैं। बाद में यह तय होता है कि जो आखिरी उम्मीदवार जो नामांकन दाखिल करता है उसका एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि पार्टी तय करती है कि जो आखिरी उम्मीदवार हमने दिया है वही हमारी तरफ से उम्मीदवार है। साथी ऋषि, अगर आखिरी जिस दिन नामांकन तिथि होती है किसी भी चरण की अगर हम बात करें और उस दिन जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो हाई प्रोफाइल सीट का प्रत्याशी हो, निर्दलीय हो, और नामांकन प्रक्रिया भरते समय कुछ गलती हो जाए, उसके बाद क्या विकल्प बचता है उस प्रत्याशी के पास? देखिए, जो तय नियम है और उन नियमों के आधार पर जब आप नामांकन दाखिल करते हैं, और जैसे कि आपको संपत्ति का ब्यौरा, आपके खिलाफ कोई विधिक कार्यवाही हुई है तो उसका ब्यौरा, इन सभी ब्यौरों को देते समय अगर कोई उम्मीदवार गलती करता है और स्क्रूटनी में ये पाया जाता है कि उसने जो गलती की है जानबूझकर की है, कई बार ऐसा होता है कि जो रिटर्निंग अफसर के द्वारा ये तय किया जाता है कि उनको मौका दिया जाता है, लेकिन ये अवसर तभी तक होता है जब तक नामांकन दाखिल करने का जो समय है वो बचाओ। ऐसा नहीं है कि समय निकलने के बाद उनको समय दिया जाएगा। इसी वजह से स्क्रूटनी में यह तय हो जाता है कि अगर गलती की गई तो उनका नामांकन रद्द कर दिया जाता है। और इसमें यह भी है कि जब स्क्रूटनी हो जाती है तो नाम वापसी करने का एक अवसर होता है, वो एक तिथि है। जैसे कि अगर इस चरण में हम देखें तो 8 तारीख मुकर्रर की गई है जिसमें कि उम्मीदवार अपने नाम को वापस ले सकते हैं और उसके बाद यह फाइनल होता है कि किसी भी सीट पर कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में। और साथ ही ऋषि, जिस तरह से हम आपसे लगातार जानकारी ले रहे हैं कि कुछ ऐसी सीट्स हैं जिसमें एक से ज्यादा नामांकन होते हैं, ऐसे में ये स्थिति किस तरह से देखी जाती है? क्या हाई प्रोफाइल सीट्स की अगर हम बात करें वहां से ज्यादा नामांकन आते हैं, या फिर इस तरह की प्रथा में आपने कितना ज्यादा बदलाव होते हुए देखा इतने चुनावों की अगर बात की जाए तो? देखिए, इस बार तो कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है कि एक ही पार्टी अपने एक से अधिक उम्मीदवारों को सिंबल भी दे रही है और वो अपना नामांकन दाखिल भी कर रहे हैं, और आखिरी में पार्टी कहती है कि हमारा अंतिम उम्मीदवार ही हमारी तरफ से ऑथराइज्ड है और इसी का नामांकन आप पार्टी सिंबल के तौर पर स्वीकार करें।
तो ऐसे में ये जो कवायद है इस बार के चुनाव में 18वीं लोकसभा में कुछ ज्यादा देखने को मिल रही है। इससे पहले हमने ये देखा था कि जो उम्मीदवार असंतुष्ट होता था और चुनाव लड़ने के लिए उसने कमर कस ली है तो वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ज्यादा आते थे। लेकिन हमने पिछले कुछ लोकसभा चुनावों से ये देखा है कि निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या कम हुई है। न सिर्फ संख्या कम हुई है, उम्मीदवार के तौर पर जीतने वाले उम्मीदवार भी बहुत कम सामने आ पाए हैं। आज के समय में जो पार्टी का सिंबल है वो बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए हर प्रत्याशी की कोशिश होती है कि किसी न किसी पार्टी का सिंबल हासिल कर लिया जाए, क्योंकि सिंबल के आधार पर उसे लगता है कि जो पार्टी का वोट बैंक है वो उसको मिल जाएगा, इसके आधार पर वो जीत अपनी सुनिश्चित कर सकता है। जबकि एक दौर हुआ करता था, बहुत सारे ऐसे नेता होते थे जो निर्दलीय तौर पर अपने दमखम से चुनाव जीतते थे और संसद में पहुंचते थे। इस ट्रेंड में हमने देखा है बड़ा बदलाव आया है और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अब कोई भी उम्मीदवार रिस्क नहीं लेना चाहता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो सिंबल लेना ही खाली प्रतिबद्धता नहीं है, बल्कि अगर उस सिंबल पर वो जीत कर आते हैं तो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना भी उनके मुख्य उद्देश्य में शामिल होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो 24 की चुनौती से जुड़ी ये खबरें आगे भी रहेंगी जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और हम 24 से जो जुड़ी हुई चुनौती है, तमाम खबरें जो चुनाव से जुड़ी हुई आपसे साझा कर रहे हैं। बात कर लेते हैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की, जहां की मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा है कि तीसरी बार मथुरा के लोगों की सेवा करने का अवसर पाकर मैं बहुत खुश हूं। जो काम मेरे 2 कार्यकाल में पूरा नहीं हो पाए हैं अब मैं उसे पूरा करूंगी। इस बार मथुरा की जनता के लिए बड़ी विकास परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा के लिए हर संभव मदद करेंगे। पहले बार तो सिर्फ रोड्स एंड लाइट्स पानी का किया था, उसके बाद बहुत बड़ा बड़ा काम किया था, फ्लाईओवर्स एंड अदर थिंग। और ब्रज तीर्थ विकास परिषद के साथ जो मिलकर बहुत सारे सौंदर्यीकरण का काम किया जो कभी नहीं हुआ है। तो योगी जी ने मुझे ये जो ब्रज तीर्थ विकास परिषद मेरे लिए बनाया है कि मेरी जो इच्छाएं हैं मथुरा के लिए, जो सपना है, वो सब उन्होंने कहा कि इसके थ्रू आप करो सारा काम। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी में राहुल गांधी को पटखनी दे चुकी भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज केरल के वायनाड जाएंगी, जहां वह केरल भाजपा अध्यक्ष और पार्टी उम्मीदवार के सुरेंद्रन के पक्ष में रोड शो कर जीत का माहौल बनाएंगी। वहीं कांग्रेस के लिए अति सुरक्षित सीट माने जाने वाली वायनाड में राहुल गांधी के लिए चुनौती भी पेश करेंगे। और बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। कम होने का एहसास है, उसके कारण से ऐसे बयान निश्चित रूप से भारत की राजनीति के लिए एक बहुत दुखद संकेत है। बताइए, उन्होंने ये कहा कि मोदी जी के से मुकाबला करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो लाठी मारकर उनका सर फोड़ सके। मैं पूछना चाहता हूं, ये मोहब्बत की दुकान से कौन कौन से फरमान हैं? ये कांग्रेस पार्टी तो अपने को गांधी की परंपरा का उत्तराधिकारी स्वघोषित होने का, वन एंड एक्सक्लूसिव कॉपीराइट होल्डर होने का दावा करती है, तो क्या गांधी जी लाठी इसीलिए रखते थे? और इतना ही नहीं है, ये कोई सहज रूप में उनके मुंह से निकला हुआ कोई फिसला हुआ शब्द नहीं है। उसके बाद के कई वाक्यों में निरंतर उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी व्याख्या की गई है। और यह आज से नहीं चल रहा है। मान्यवर, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 के चुनाव में आज के कांग्रेस के सहारनपुर के प्रत्याशी
इमरान मसूद ने कहा था कि मोदी जी की बोटी बोटी कर डालूंगा, वहां से लेके सर फोड़ने तक। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि कितने निम्न स्तर तक आप जाने के लिए तैयार हैं। कोई बात नहीं, जनता मोदी जी को समर्थन और प्रेम देकर उतने ही उच्च स्तर तक ले जाने के लिए तैयार है। और प्रधानमंत्री जी देश के सभी वर्गों के लिए जिस प्रकार से उनको किस ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार हैं और ये किस नीचाई पर ले जाने के लिए तैयार हैं, इसका भी एक अन्य उदाहरण है। आपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला जी का भी वह बयान सुना होगा, जिसमें वो हमारी पार्टी की वरिष्ठ सांसद हेमा मालिनी जी के लिए किस प्रकार के आपत्तिजनक, अशोभनीय और अभद्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिसे किसी औपचारिक मंच से बोलना भी संभव नहीं है। यह भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के द्वारा महिलाओं के प्रति अवमानना की एक नई निम्नता है। दिस इज ए न्यू लो टू डिसरिस्पेक्ट and demean the dignity of women in the Indian politics by the Congress party। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने महिला सम्मान को किस ऊंचाई तक पहुंचाया है कि भारत यदि चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव को छूने वाला दुनिया का पहला देश बना, तो प्रधानमंत्री जी ने उस पॉइंट का नाम पॉइंट शिव शक्ति रखा। और आपको ध्यान हो, ये कहते समय उन्होंने कहा भी था कि इस अभियान में जो महिला वैज्ञानिकों ने योगदान दिया है, इसलिए हम शिव और शक्ति दोनों की आराधना कर रहे हैं। वो इस ऊंचाई तक ले जाते हैं महिलाओं के सम्मान को, और कांग्रेस इस निम्नता तक ली जाती है जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में औपचारिक रूप से बोलना भी उचित नहीं होता है। हमारी शब्दावली है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, हमने महिला आरक्षण बिल नहीं कहा, और उनकी शब्दावली है ये। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इसमें विषय सिर्फ रणदीप सुरजेवाला जी का नहीं है, यह विषय कांग्रेस पार्टी की एक व्यवस्थित और कुत्सित मानसिकता का है। महिलाओं के प्रति एक व्यवस्थित और कुत्सित मानसिकता का है। दिस इज नॉट जस्ट अ मियर एंड आइसोलेटेड स्टेटमेंट बाय ए कांग्रेस लीडर, बट ए स्ट्रक्चर्ड एंड वेल थॉट ऑफ डास्टर्डली माइंडसेट ऑफ द कांग्रेस पार्टी रिगार्डिंग द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। मात्र कुछ दिन पहले की तो बात है, जब कांग्रेस के सोशल मीडिया की जो चीफ हैं, उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, यानी कांग्रेस के औपचारिक ट्विटर हैंडल से किस प्रकार का अभद्र शब्द, और जिसने मंडी की पवित्र भूमि के बारे में इस ढंग का भाव लिखा, वो आया। और मजे की बात है, आज तक कोई कांग्रेस में उसे खोज नहीं पाया। तमाम चीजें खोज खोज के भाषण। तो आप सुन रहे थे भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी को, जो भाजपा मुख्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री को सभी वर्गों का जो सम्मान है वो हासिल है, सभी वर्गों का समर्थन हासिल है, लेकिन विपक्ष जो राजनीति कर रहा है, उस राजनीति में कहीं ना कहीं वो हमेशा प्रधानमंत्री को टारगेट पर लाकर और उनके खिलाफ हमेशा अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। यही विपक्ष का इतिहास रहा है। बढ़ते आगे, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के भाजपा सांसद हेमा मालिनी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद भाजपा ने पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस की सोच ही महिला विरोधी है। रणदीप सुरजेवाला का बयान, उन्होंने कहा कि इतना आपत्तिजनक है कि हम दोहरा भी नहीं सकते। लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहने वाली प्रियंका गांधी सुरजेवाला पर क्या कोई कार्रवाई करेंगी? रणदीप सुरजेवाला है, जो राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा के करीबी है, जो अभद्र टिप्पणी जो उन्होंने की है हेमा मालिनी जी को लेकर, वो दोहराई भी नहीं जा सकती। ऐसी टिप्पणी ये दिखाती है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की महिला विरोधी सोच है। उससे पहले सुप्रिया श्रीनेत ने जो कंगना रनौत और पूरे मंडी और हिमाचल का अपमान करने वाला पोस्ट किया, आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि प्रियंका वाड्रा, खड़गे जी, राहुल जी ने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की। तो कांग्रेस की बहुत ही पुरानी आदत है कि महिला विरोधी सोच रखना और इस प्रकार से नारी शक्ति का अपमान करना। क्या प्रियंका जी लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहती हैं, उन पर कार्रवाई करेगी? क्या राहुल गांधी कार्रवाई करेंगे? और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। स्टार प्रवक्ताओं में शामिल गौरव वल्लभ ने पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक
सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा सौंपा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है, उसमें मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा। मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। कांग्रेस से निष्कासित किए गए नेता संजय निरुपम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, ऐसा लगता है कि कल रात पार्टी को मेरा त्यागपत्र मिलने के तुरंत बाद उन्होंने मुझे निष्कासित करने का निर्णय लिया। इतनी तत्परता देखकर अच्छा लगा। मैं आज 11:30 से 12 बजे के बीच विस्तार से बयान दूंगा। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम लिखे गए पत्र को भी साझा किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने बुधवार को पूर्व सांसद संजय निरुपम को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इस आशय का आदेश पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी किया गया। आदेश में कहा गया कि अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने संजय निरुपम को तत्काल प्रभाव से 6 साल के लिए अवधि के लिए पार्टी से निष्कासित करने की मंजूरी दी। संजय निरुपम ने इससे पहले कहा था कि राज्य में कांग्रेस ने खुद को शिवसेना यूबीटी के हाथों झुकने दिया था। इससे पहले बुधवार को पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची से हटा दिया। अब संजय निरुपम आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना रुख स्पष्ट करेंगे। कांग्रेस नेता संजय निरुपम को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानों की शिकायतों के बाद ये कार्रवाई की। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। इस बीच संजय निरुपम ने भी कल एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया था। लिखा था, 1 सप्ताह का समय पूरा हुआ और अब मैं खुद फैसला लूंगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के चुनावी अभियान को दिशा देने और मतदाताओं से समर्थन हासिल करने के लिए आज उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। अपने दौरे के पहले दिन जेपी नड्डा का अल्मोड़ा सीट के पिथौरागढ़ और टेहरी सीट के विकासनगर में भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। जेपी नड्डा दोपहर 12:50 पर पिथौरागढ़ में एक रैली को संबोधित करेंगे और उसके बाद वे करीब 3:30 बजे देहरादून के विकासनगर में एक और रैली को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। राज्य के कुल 83,37,914 मतदाता राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 55 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करने के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मुंबई के दौरे पर रहेंगी और वे यहां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ करेंगी। इस थेरेपी में मरीज के जेनेटिक पर काम किया जाता है। शरीर में कैंसर के जो खराब जीन्स होते हैं उनके अच्छे जीन्स से उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है। इससे कैंसर सेल्स की ग्रोथ काफ़ी कम हो जाती है। जीन थेरेपी को कई तरीकों से मरीज को दिया जाता है और ये सीधा कैंसर बनाने वाले सेल्स को टारगेट करती हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज बीआरएस नेता के कविता की जमानत पर सुनवाई होगी। कविता को पिछली सुनवाई में अदालत से राहत नहीं मिली थी। पिछली बार शुरुआती दलीलें सुनने के बाद कविता की जमानत पर बहस 4 अप्रैल को स्थगित कर दी गई थी। कोर्ट ने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने यह तय करने को कहा था कि वे अंतरिम जमानत पर बहस करना चाहते हैं या फिर नियमित जमानत पर। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को 6 महीने के बाद जेल से बेल मिलने के बाद कहा कि जेल या बेल मिलना न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसे जश्न मना रही है जैसे शराब घोटाले में वे बरी हो गए हों। वास्तविकता ये है कि उन्हें जेल से सशर्त बेल मिली है। बेल नहीं देगा तो अब तो बेल मिल गई उनको, हालांकि मिली बेल है, वो शराब घोटाले से रिहा नहीं हुए हैं, लेकिन उत्सव ऐसा मना रहे हैं लोग जैसे लगता है कि पूरे शराब कांड से बरी हो गए। शर्त के साथ उनको कोर्ट ने बेल दिया है। केस चल रहा है और बेल एक प्रक्रिया है जिसमें जब भी कोर्ट को लगे तो दे सकते हैं। दूसरा कि कोर्ट ने कहा है कि आप इस मुद्दे पे अभी आपको कुछ बोलना नहीं है।
विद कंडीशन ये बेल दी गई है, तो भी हम तो इस बात से खुश हैं कि शायद ये लोग अब ये नहीं कहें कि भाजपा जेल में भेजती है। जेल में डालना और बेल देना दोनों कोर्ट का काम है। हम कोर्ट के हर निर्णय का स्वागत करते हैं। श्रीलंका नौसेना द्वारा हिरासत में लिए गए तमिलनाडु के 19 भारतीय मछुआरों को कल रिहा कर दिया गया। इस संबंध में भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी देते हुए कहा कि घर वापसी 19 भारतीय मछुआरों को श्रीलंका से वापस लाया गया और अब वो कोलंबो से चेन्नई जा रहे हैं। भारत वापस आने पर मछुआरों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। कर्नाटक के विजयपुरा के लाचियान गांव में एक 1.5 साल का बच्चा खुले बोरवेल में गिर गया। इस हादसे के तुरंत बाद ही स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। बच्चे को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस है। ये दिन हर साल 4 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 8 दिसंबर 2005 को इस दिन को मनाने की घोषणा की गई थी। इस दिन का उद्देश्य बारूदी सुरंगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, खदान कार्रवाई कार्य के लिए सहायता का अनुरोध करना और उनके उन्मूलन की दिशा में प्रगति करना भी। भारत में वित्त वर्ष 2024 में खनन क्षेत्र में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। फरवरी 2024 के महीने में खनिज उत्पादन का सूचकांक 139.6 था, जो फरवरी 2023 की तुलना में 8% ज्यादा है। पिछले वर्ष की अगर इसी महीने की तुलना की जाए तो फरवरी 2024 के दौरान सकारात्मक वृद्धि दिखाने वाले कुछ गैर ईंधन खनिज बॉक्साइट, क्रोमाइट, तांबा, सोना, जस्ता सांद्र, मैंगनीज, फॉस्फोराइट, हीरा, ग्रेफाइट, चूना पत्थर और मैग्नेसाइट आदि भी इसमें शामिल हैं। अमेरिकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे अमीर अरबपतियों की लिस्ट जारी की। मैगजीन में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अकेले ऐसे एशियाई उद्योगपति हैं जो $100 बिलियन क्लब में शामिल हैं। मुकेश अंबानी की कुल दौलत $116 अरब हो गई, जो पिछले साल $83 अरब थी। फोर्ब्स की इस लिस्ट में भारतीय अरबपतियों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिला। साल 2023 में भारत में कुल अरबपतियों की जो संख्या थी वो 170 के आसपास थी, जो इस साल बढ़कर 200 हुई है। भारतीय अरबपतियों की नेटवर्थ में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। लिस्ट के मुताबिक भारतीय अरबपतियों की कुल संपत्ति $954 अरब हो गई। पिछले साल ये संपत्ति $675 अरब के पास थी और वर्ष 2022 में $750 अरब। फोर्ब्स की भारतीय अरबपतियों की लिस्ट में अदानी ग्रुप के गौतम अदानी दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनके पास $84 अरब बिलियन की संपत्ति है। ग्लोबल स्तर पर अदानी 17वें नंबर पर हैं। फोर्ब्स की लिस्ट में भारत के सबसे अमीर महिला की बात की जाए तो वो सावित्री जिंदल है, जो भारतीयों की लिस्ट में 4थे नंबर पर हैं और दुनिया भर में 46वें नंबर पर आएंगी। फोर्ब्स की इस लिस्ट में 25 नए भारतीयों के नाम भी शामिल हैं। इसमें मेदांता हॉस्पिटल के नरेश त्रिहान, कायंस टेक्नोलॉजी के संस्थापक रमेश कुन्ही कन्नन और लैंडमार्क ग्रुप की रेणुका जगतियानी का भी नाम शामिल है। पिछले कई साल में सरकार के प्रयासों के चलते कर संग्रह में लगातार इजाफा देखने को मिला। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल का कहना है कि बीते वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रत्यक्ष कर संग्रह 14.84 लाख करोड़ रुपए से संशोधित अनुमान से खासा ज्यादा है। उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्रीय कर अधिकारियों को लिखे पत्र में समाप्त वित्त वर्ष की अगर बात की जाए तो उसमें रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह से अप्रत्यक्ष कर संग्रह संशोधित अनुमान से भी खासे अंतर में अधिक रहा। उन्होंने कर अधिकारियों के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये उपलब्धि न केवल व्यावसायिकता को दर्शाती है बल्कि सीबीआईसी समुदाय के भीतर टीम वर्क को और उसकी ताकत को भी प्रदर्शित करती है। सीबीआईसी प्रमुख ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल जीएसटी संग्रह मील का पत्थर है और ये पिछले वित्त वर्ष के संग्रह 11% से अधिक है। इस साल फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट में सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में प्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य बढ़ाकर 19.45 लाख करोड़ रुपए कर दिया था, जबकि जीएसटी, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क सहित अप्रत्यक्ष करों के लिए लक्ष्य घटाकर 14.84 लाख करोड़ रुपए किया। संशोधित अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जो ये लक्ष्य है उसे 34 लाख करोड़ रुपए से वो अधिक देखा गया है। मिडिल ईस्ट में संघर्ष और अमेरिकी फेड के ब्याज दरों पर ताजा बयान के बाद सोने चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $2300 प्रति औंस के स्तर को पार कर गया।
फरवरी महीने से ही सोने में तेजी का सिलसिला लगातार जारी है। चांदी की कीमत 27.33 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर दर्ज की गई। वर्ष 2024-25 की भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की पहली बैठक का आज दूसरा दिन 3 से 5 अप्रैल तक आयोजित इस बैठक में किए गए अहम फैसलों का ऐलान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास कल यानी 5 अप्रैल को जारी करेंगे। वहीं बैठक के बाद की प्रेस वार्ता कल दोपहर 12 बजे आयोजित होगी। इससे पहले फरवरी में आयोजित वित्त वर्ष 2024 की अंतिम बैठक में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट में लगातार छठी बार कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 6.5% पर स्थिर रखने का फैसला किया था। और अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर। सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के जरिए संयुक्त अरब अमीरात को अतिरिक्त 10,000 टन प्याज के निर्यात की इजाजत दी है। सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब ईद का त्योहार नजदीक आ रहा है। डीजीएफटी द्वारा जारी किया गया यह आदेश 14,400 टन प्याज के अतिरिक्त होगा, जिसे पहले 1 मार्च को संयुक्त अरब अमीरात में निर्यात करने की इजाजत दी गई थी। वित्त वर्ष 2023-24 में निजी क्षेत्र को आवंटित कोयले का उत्पादन 14.7 करोड़ टन तक पहुंच गया है। निजी क्षेत्र को कैप्टिव यानी अपने इस्तेमाल के लिए और वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए कोयला खदान दी गई थी। सरकारी बयान में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 के 11.6 करोड़ टन की तुलना में वित्त वर्ष 24 में 27% कोयले का अधिक उत्पादन हुआ। भारत और मलेशिया के बीच संपर्क बेहतर बनाने के लिए मलेशिया एयरलाइंस और इंडिगो ने कोड शेयर साझेदारी के लिए प्रारंभिक समझौता किया है। इंडिगो की ओर से जारी बयान के अनुसार दोनों एयरलाइन के बीच समझौता लोगों को मलेशिया और भारत के बीच निर्बाध यात्रा के अधिक विकल्प प्रदान करने में मदद करेगा। मलेशिया एयरलाइंस वर्तमान में भारत के 9 प्रमुख केंद्रों के लिए 71 साप्ताहिक उड़ानें संचालित करती है। भारत में मारुति सुजुकी ने एक और रिकॉर्ड बनाते हुए अपने 40 साल 4 महीने के सफर में 3 करोड़ वाहनों के उत्पादन का जबरदस्त आंकड़ा हासिल कर लिया है। भारत में 3 करोड़ कारों का प्रोडक्शन दर्ज करने के बाद कंपनी के लिए भारत दूसरा सबसे बड़ा मार्केट बन गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 8 अप्रैल से 4 नए सूचकांकों को लॉन्च करने का ऐलान किया है। ये सूचकांक कैपिटल मार्केट और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों सेगमेंट में लॉन्च किए जाएंगे। इन 4 सूचकांकों में निफ्टी टाटा ग्रुप 25% कैप, निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, निफ्टी 500 मल्टी कैप इंफ्रास्ट्रक्चर और निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर शामिल हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी ने गुजरात के विशाल खावड़ा सौर पार्क में 2000 मेगावाट की सोलर कैपेसिटी स्थापित की है, जिससे वह 10,000 मेगावाट से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। आईटी क्षेत्र के दिग्गज HCL टेक ने ऐलान किया कि उसने उद्योग समाधान निर्मित करने और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए गूगल क्लाउड के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार किया है। इसके तहत HCL टेक 25,000 इंजीनियरों को गूगल जेमिनी पर प्रशिक्षित करेगी। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने सरकार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल 2033 करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश दिया है। कंपनी ने बयान में कहा है कि उसने 554 करोड़ रुपए, 832 करोड़ रुपए और 647 करोड़ रुपए की 3 किस्तों में लाभांश का भुगतान किया है। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस वक्त वायनाड में रोड शो कर रही हैं। आइए सीधा आपको लिए चलते हैं। तो वायनाड से आप देख रहे थे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का रोड शो, जहां पर वो जो वहां से प्रत्याशी हैं उनके लिए वहां पर रोड शो कर रही थी, उनके पक्ष में, और लगातार चुनौती दे रही थी किस तरह से, क्योंकि वायनाड से कल राहुल गांधी ने भी अपना पर्चा दाखिल किया है। बढ़ते हैं अब आगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। ताइवान में कल आए 7.2 की तीव्रता वाले भीषण भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। इस तीव्र भूकंप के बाद प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में बिजली बहाली की कोशिशों में जुटा हुआ है। 10 मंजिला
यूरानस बिल्डिंग जो कि भूकंप के कारण झुक गई थी, उसके किसी भी वक्त गिरने की आशंका है। प्रशासन इससे होने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। और तलब है कि ताइवान में 25 वर्षों में आए सबसे भीषण भूकंप में 9 लोगों की मौत हुई है, वहीं हजारों की संख्या में लोग घायल हुए। 2 भारतीयों की लापता होने की भी आशंका है। जापान में होन्शु द्वीप के पूर्वी तट पर भी 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। यूरोपीय भूमध्यसागरीय भूकंपीय केंद्र द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक इस भूकंप का केंद्र 32 किलोमीटर की गहराई में था। और एक बार फिर बात करेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए। आज क्योंकि बड़ा दिन है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पर अपनी चुनावी सभा कूच बिहार से शुरू करने जा रहे हैं। दोनों ही पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही हैं। भाजपा ने इस बार पश्चिम बंगाल में 30 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। कैसे हासिल होगा ये लक्ष्य और लोकसभा चुनावों में क्या चुनावी मुद्दे हैं, इस पर एक्सक्लूसिव बात की है केंद्रीय मंत्री और कूच बिहार में बीजेपी उम्मीदवार निशित प्रमाणिक से हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। आइए आपको सुनवाते हैं। कूच बिहार से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार निशित प्रमाणिक जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, पिछली बार 18 सीटें जीती थी, इस बार कितनी उम्मीद? देखिए, निश्चित रूप से इस बार की रिजल्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है। बंगाल की लोग दोनों हाथ भरकर भारतीय जनता पार्टी को पिछले दोनों चुनाव में आशीर्वाद किया और इस चुनाव में भी बंगाल की लोग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सभी कैंडिडेट को आशीर्वाद करेंगे और 30 से 35 सीट हम लोग यहाँ से इस बार जीतेंगे और मोदी जी का जो लक्ष्य है इस बार 400 पार, वो हम लोग पूरा करेंगे। पिछले 1 साल से संदेश खाली वाला मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित भी रहा। क्या ऐसा कारण था कि टीएमसी महिला मुख्यमंत्री होने के नाते भी उन महिलाओं की आवाज नहीं सुन पाई? देखिए, अगर आप इस बारे में पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि संदेश खाली में ये तो कई वर्षों से ऐसा जो अत्याचार है वो चल रहा था। महिलाओं को टीएमसी के कार्यालय में रात 12 बजे वहां पर बुलाए जाते हैं और एक एक दिन एक एक महिलाओं को बुलाए जाते हैं टीएमसी गुंडों द्वारा, और ना जाने से इनका जमीन जो है जमीन को काट देता था ताकि समुंदर का पानी आके जमीन में घुस जाए और वो जमीन खराब हो जाए। ऐसा साजा मिलता था नहीं आने पर, तो मजबूर होके संदेश खाली की माताओं को, वहां की बेटियों को वहां पर आना पड़ रहा था। और ये एक दिन का बात नहीं है जी, ये वर्षों से, सालों से ये चल रहा था और इसका जवाब निश्चित रूप से इस चुनाव में बंगाल की माताओं देगी, बेटियों और बंगाल की महिला इस बार इसके निश्चित रूप से जवाब देंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ निशित प्रमाणिक जी जो बता रहे थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल से 30 से 35 सीटें जीतेगी और इसके साथ ही आने वाले समय में जो विकास का एक रोड मैप है जो दूसरे राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रहा है, उसी तरह का रोड मैप पश्चिम बंगाल में भी लागू किया जाएगा। कैमरामैन पीयूष के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, कूच बिहार। रुक करते हैं हम खेल जगत की खबरों का। आईपीएल में आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स के साथ होगा। गुजरात टाइटंस 3 मैच में 2 मुकाबले जीतकर अंक तालिका में 5वें स्थान पर है और वहीं पंजाब किंग्स ने भी 3 मैच खेले, उन्हें 1 मैच में जीत और 2 मुकाबलों में हार मिली। टीम 8वें स्थान पर है। पिछले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करने वाले गुजरात टाइटंस अपने प्लेइंग 11 में कोई बड़ा बदलाव नहीं करना चाहेगी। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स का जलवा कायम है और टीम ने बुधवार को विशाखापट्टनम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 106 रन से हराकर प्रतियोगिता में लगातार तीसरी जीत दर्ज कर खुद को अंक तालिका में शीर्ष पर ला दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 275 रन बनाए। जवाब में दिल्ली की टीम 17.2 ओवर में 166 रन पर सिमटी। ये दिल्ली की 4 मैचों में तीसरी हार है। कोलकाता को अगले मैच जो है वो 8 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलना है। वहीं दिल्ली की टीम अपना अगला मैच 7 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ वानखेड़े में खेलेगी। केकेआर की ओर से सुनील नरेन ने 39 गेंद में 85 रन की शानदार पारी खेली। मोरक्को में खेली जा रही टेनिस की मार्केश ओपन में भारत के सुमित नागल का सफर समाप्त हुआ। प्रतियोगिता के अंतिम 16 में सुमित नागल को इटली के लोरेंजो सेनेगो के हाथों 1-6, 6-3, 6-4 के अंतर से हार झेलनी पड़ी।
वहीं इंग्लिश प्रीमियर लीग की अगर बात करें तो मैनचेस्टर सिटी का शानदार खेल जारी है। टीम ने बुधवार को खेले मुकाबले में एस्टन विला की टीम को 4-1 से हरा दिया। मैन सिटी की इस जीत में टीम के स्टार खिलाड़ी फिल फोडेन का अहम योगदान रहा, जिन्होंने मैच में हैट्रिक लगाई। फोडेन के अलावा मैन सिटी की ओर से रॉड्री ने एक गोल किया। वहीं एस्टन विला की ओर से एकमात्र गोल खेल के 20वें मिनट में ड्यूरेंट ने किया। साथ ही इस सीजन में जबरदस्त फॉर्म में फिल दिख रहे हैं और उन्होंने अब तक सीजन में मैन सिटी के लिए 21 गोल किए, जिसमें से 2 हैट्रिक शामिल हैं। क्यूबा के पहलवान मिजेल लोपेज 4 बार के ओलंपिक चैंपियन हैं। इसमें अब उनकी नज़र पेरिस ओलंपिक में अपने पिछले प्रदर्शन को बरकरार रखने की होगी। उनके सामने जो चुनौती है वो उनकी बढ़ती उम्र है, लेकिन फिर भी हौसले उनके लिए बहुत बुलंद और वो हर चुनौती पर खरा उतरने के लिए तैयार हैं। रेसलिंग के मैट पर दांवपेच की बारीकियों पर खुद को खरा उतारते ये हैं क्यूबा के दिग्गज पहलवान मिजेन लोपेज। महज 10 साल की उम्र में कुश्ती के खेल से जुड़ने वाले मिजेन लोपेज पहलवानी में एक बड़ा नाम है। दरअसल इस पहलवान के नाम 4 ओलंपिक गोल्ड मेडल हैं जो इन्होंने लगातार जीते हैं और अब इनकी नजर 5वें स्वर्ण पदक पर है। लोपेज अगर पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने में सफल होते हैं तो वह विश्व के पहले ऐसे पहलवान होंगे जो ओलंपिक में 5 स्वर्ण पदक लगातार हासिल करेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि हर कोई इस पदक के पीछे है। मैं बेताब नहीं हूँ, मैं साधारण तौर पर इसको देखता हूँ। देखिए, मैं ओलंपिक का आनंद लेता हूँ, हर पल को जीता हूँ, हर पल का आनंद भी लेता हूँ, हर एक लड़ाई का आनंद लेता हूँ। उसके बाद नतीजे मेरे हक में ही आते हैं। मैं इस बारे में बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन इस बात का ध्यान रखता हूं कि मैं अपने आप से आगे ना निकलूं। सबसे पहले आपको परिस्थितियों को समझना होता है और उसके बाद नतीजे आपके हक में आते हैं। देखिए, मैं हर ओलंपिक में इसी मानसिकता के साथ उतरता हूं। मैंने इसी तरह से हर नतीजे को अपना बनाया है। मैं इस बार स्वर्ण पदक के लिए जा रहा हूं, बस यही बात मेरे दिमाग में है और यही मेरा लक्ष्य भी है। हालांकि लोपेज के लिए इस बार जीत दर्ज करना आसान भी नहीं। दरअसल इसके पीछे वजह उनकी उम्र है। लोपेज की उम्र 41 साल है। अपनी इस कमी को ये पहलवान अपने हुनर और अभ्यास से दूर करना चाहता है और जिसके लिए वह दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उनके साथ अभ्यास करने वाले पहलवान मानते हैं कि लोपेज की पहलवानी में अभी भी बहुत दमखम बाकी है। मैं उसके साथ ट्रेनिंग करता हूं। मैंने टोक्यो ओलंपिक के समय भी उसके साथ ट्रेनिंग की थी। हालांकि अब मैं उसे और बेहतर तरीके से लड़ता देख रहा हूं। देखिए, जहां तक मिजेन को मैं जानता हूं, उसके अंदर ऊर्जा अभी भी 30-32 साल वाली है। उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, वह अच्छा कर भी रहा है और लगातार बेहतर की ओर है। सभी तरह के समीकरणों पर वह आज के युवा पहलवानों से मेरी समझ में कहीं आगे है। इस अगस्त को 42 साल के होने जा रहे मिजेन के खाते में बीजिंग ओलंपिक का स्वर्ण पदक, लंदन ओलंपिक का स्वर्ण पदक, रियो ओलंपिक का स्वर्ण और टोक्यो ओलंपिक का स्वर्ण पदक शामिल है। जाहिर तौर पर यह इस पहलवान की बड़ी बात है कि वह एक बार फिर स्वर्ण पदक पर दांव लगाने के लिए तैयार दिख रहा है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। मोबाइल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों ने जीवन को सरल बनाया। आज बच्चे हों या फिर बड़े, सभी इन पर निर्भर हो गए हैं। मोबाइल और इंटरनेट का अत्यधिक प्रयोग डिजिटल एडिक्शन की समस्या उत्पन्न करता है। इसकी लत पड़ सकती है और स्वास्थ्य पर कई दुष्प्रभाव हो सकते हैं। देखिए इस स्वास्थ्य से जुड़ी हमारी रिपोर्ट में। एडवांस टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को काफी आसान बना दिया है। घर बैठे ही हम फोन पर कई जरूरी काम कर लेते हैं। फायदों के अलावा इनके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। यदि इनका अत्यधिक प्रयोग किया जाए तो ये शारीरिक और मानसिक रूप से काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। सबसे पहली जो समस्या है कि इससे जो व्यक्ति है आइसोलेटेड हो जाता है, विड्रॉन हो जाता है, अपने आप में ही रहता है, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देता है। और जो सबसे बड़ी समस्या देखने में आई है कि इससे नींद का प्रभाव बहुत पड़ता है, जिसकी वजह से वो बाकी जो एक्टिविटीज हैं जैसे खेल कूद या अपना जो इंटरेस्ट है या हॉबीज हैं
उस पे ध्यान देना कम कर देते हैं और इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव जो है उनकी पढ़ाई पर होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस कम हो जाता है। एक और जो समस्या है जिसको हम बोलते हैं कि जो इमोशनल सिम्टम्स जैसे इरिटेबिलिटी, एंगर और गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन रहना, कभी कभी घबराहट, बेचैनी, उदासी, इस तरह के लक्षण भी हो सकते हैं। डिजिटल एडिक्शन या व्यसन के कई लक्षण हो सकते हैं। इंटरनेट या फोन पर अधिक समय लगे रहना, फोन को बार बार देखते रहना, स्मार्टफोन को बार बार चेक करना और चेक करने से ध्यान केंद्रित नहीं रहना, बिना काम के भी मोबाइल को स्क्रॉल करते रहना, मोबाइल पास न होने पर बेचैन हो जाना, आवश्यकता से ज्यादा वीडियो गेम खेलना, घंटों तक वेबसाइट देखना, वीडियो और शॉर्ट वीडियो देखने की चाह या आदत, स्वास्थ्य और कार्यक्षमता पर प्रभाव पड़ना, चैटिंग में समय बर्बाद करना, शॉपिंग के लिए अनावश्यक रूप से घंटों तक ई-कॉमर्स साइट पर या ऐप पर लगे रहना, शेयर मार्केट की वेबसाइट में जरूरत से ज्यादा समय लगाना, ये सब डिजिटल एडिक्शन के लक्षण हो सकते हैं। सबसे पहले तो हमारा दायित्व बनता है पेरेंट्स का या फैमिली मेंबर्स का कि एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट दें, एक उनको अच्छा वातावरण दें। दूसरा, एज ए पेरेंट जो है एक रोल मॉडल की तरह होना चाहिए कि वो उन्हें खुद भी इसका यूज जो है रिस्ट्रिक्टेड करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है पेरेंट्स को देखते हैं, अगर वो खुद भी इतना ज्यादा यूज करते हैं तो बच्चे भी वही सीखते हैं। और एनकरेज करना है पेरेंट्स को कि बच्चे जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो अपना खेलकूद भी करें, बाकी एक्टिविटीज भी करें, लोगों से मिलना जुलना भी करें, तो ये सब भी जरूरी है। और उसको जरूरी है कि एक लिमिटेड स्क्रीन टाइम होना चाहिए। एजुकेट करें कि इसके क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, जिसको हम कहते हैं डिजिटल लिटरेसी, क्या इसके दुष्प्रभाव हैं, ऑनलाइन कैसे बच्चे इसमें ट्रैप में आते हैं। अगर समस्या ज्यादा है तो कंसल्ट करें, प्रोफेशनल हेल्प ली जा सकती है। स्मार्टफोन का अत्यधिक प्रयोग करना व्यवहारिक और मानसिक समस्याओं का कारण बन सकता है। लत पड़ने पर व्यक्ति चाहकर भी इंटरनेट या फोन से दूर नहीं रह पाता। यदि आप इंटरनेट और सेलफोन पर अधिक समय लगाते हैं और फोन सामने न होने पर परेशान हो जाते हैं तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये डिजिटल एडिक्शन या लत का लक्षण हो सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं चुनाव आयोग के मतदाता जागरूकता संदेश के साथ। आप भी एक सजग मतदाता बने और अपने मत अधिकार का प्रयोग जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे। 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का, वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ।